प्यारे बच्चों, नमस्ते। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अतीत में दबे पांव पाठ, जो वितान भाग 2 पुस्तक का तीसरा पाठ है। इस पाठ को, इस निबंध को लिखा है श्री ओम थानवी जी ने। सबसे पहले हम ओम थानवी जी के बारे में जानते हैं। ओम थानवी जी एक इतिहासकार हैं और आजकल आप टेलीविज़न पर कई बार इनको डिबेट्स में भाग लेते हुए देख सकते हैं। इनकी रुचि न केवल साहित्य में है, बल्कि ये कला, सिनेमा, इतिहास, पर्यावरण आदि अनेक विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं। बच्चों, इनके लेखन की एक बहुत बड़ी विशेषता है और विशेषता यह है कि जब ये ऐतिहासिक घटनाओं या ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लेखक के साथ साथ उन जगहों की सैर कर रहे हैं, हम भी यात्रा कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से रहा करते थे, उनका जीवन किस प्रकार का था, वे किस तरह से अपने जीवन को चलाते थे। आज अतीत में दबे पांव पाठ के अंतर्गत हम आज से लगभग 5000 साढ़े 5000 साल पहले सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता, जिसको हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं पाठ को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, कोई ना कोई नदी उसके साथ जुड़ी होती है। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं क्यों पनपती रही हैं? बताइए। मैम, पानी की आपूर्ति, जल जीवन है। जल ही जीवन है, पानी की आपूर्ति के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया पंकज। हाँ, मैम, खेती वहाँ के लिए। जी भी जी बहुत वो लाल होती है, जी, उपजाऊ मिट्टी होती उपजाऊ मिट्टी होती है। बहुत बढ़िया। पानी में बाढ़ आती है, बाढ़ से ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वह उपजाऊ मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एक प्रकार से, जैसा कि पंकज ने कहा और बाकी बच्चों ने भी कहा, जल ही जीवन है। ये आज के लिए सच नहीं है केवल, ये हमेशा से सच रहा है। तो नदियों के किनारे नदियों से पानी की आपूर्ति होती रही है। पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम कोई भी काम करते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खेती करते हैं और भी तरह से हम पानी का उपयोग करते हैं। जल यातायात एक बहुत ही सहज और सुगम साधन रहा है हमेशा से। तो पानी की उपयोगिता को देखते हुए प्राचीन सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम ये समझ लें कि यह संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और इतिहास में कई समय आए हैं, कई युग आए हैं। सबसे पहले मनुष्य एक आदि मानव था। उसके बाद उसने आग की खोज की। आग की खोज करने के बाद उसने पहिए की खोज की। पहिए की खोज करने के बाद आप उसका सफ़र देखिए। पहले वह आदि मानव था तो शिकार करता था, मांस खाता था कच्चा, और जो कंद मूल फल, पेड़ों की छाल, पत्ते आदि का उपयोग खाने में और तरह तरह के अपने जीवन को चलाने के लिए करता था। उसके बाद जैसे ही उसने आग की खोज की, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि अब वह कच्चा मांस न खा करके अब वह मांस को पका कर खाने लगा। और एक प्रकार से आप ये समझिए कि यहीं से मानव जाति का विकास हुआ, क्योंकि मानव, ऐसा माना जाता है, सभ्य होते हैं। पशुओं की अपेक्षा मानव जाति सभ्य जाति होती है। तो सभ्यता का एक सूचक है कि भोजन को पका कर खाना। तो चाहे वे मांसाहारी हों तो मांस खाते हों, चाहे फल हो, चाहे कंद हो, कंद जड़ें हों, पत्ते हों, छाल हों, पेड़ की टहनियाँ हों, जो भी वे भोजन करते थे वे पकाकर खाने लगे।
और इसके बाद समय आया और भी परिवर्तन का। परिवर्तन आया, मनुष्य ने पहिया बनाना सीखा, चाक बनने लगी, चाक पर उसने मिट्टी की तरह तरह की चीजें बनानी शुरू की। और एक प्रकार से ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जैसे ही पहिया बना वैसे ही मनुष्य के जीवन में गति आ गई। पहिया वैसे भी गति का सूचक होता है। तो गति आई तो उसने तरह तरह के वाहन, यातायात के लिए वाहन बनाने शुरू किए। पहले वह जानवरों पर चढ़कर, जानवरों पर बैठकर, उन्हें हाँककर आगे बढ़ता था जब उसे सवारी करनी होती थी। अब वह बैलगाड़ी बना सकता था, घोड़ा गाड़ी बना सकता था, और पहिए ने जो सबसे बड़ी चीज दी वह थी चाक का उद्भव। चाक यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, गोल उसके पास जो छोटी सी चक्की जैसी होती है उसको चाक कहते हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनने लगे। आग का आविष्कार पहले ही हो चुका था, अब मिट्टी के बर्तन पकाए जाने लगे आग में, और इस तरह से मानव जाति विकसित होती चली गई। इसके बाद अगला पड़ाव जो आया, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वह था मनुष्य के द्वारा खनिज की खोज। और यहाँ से शुरू हुआ ताम्र युग। ताम्र युग यानी तांबे का युग। तांबा यानी एक खनिज। यहाँ से खनिज पदार्थ की खोज करके मनुष्य ने तरह तरह के खनिजों से तरह तरह की चीजें बनानी शुरू की। मुख्य तौर पर क्या बनाया होगा उसने सबसे पहले खनिज के आविष्कार के बाद? बताइए। खोज मैम हथियार। हथियार। मैम शिकार करने के लिए बहुत नई चीजें बनाई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसने शिकार करने के लिए, क्योंकि वह जंगलों में रहता था, मानव बस्तियां अभी बसी नहीं थी, धीरे धीरे बसना शुरू हुआ था। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वह होता है सामाजिक होना। समाज कब बनता है? जब हम बस्तियों में रहते हैं, जब हम नगरों में रहते हैं, जब हम शहरों में रहते हैं। तो यहाँ से क्योंकि मनुष्य अब विकास की ओर बढ़ चला था, उसने जैसे ही खनिज की खोज की और खनिज से उसको साफ करके, उसको इकट्ठा करके, उसने जो सबसे पहले बनाया होगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा, वे थे हथियार। और क्या बनाया होगा उसने? और क्या बनाया होगा? बर्तन। बर्तन, बहुत सुंदर। और क्या बनाया होगा? मैम कपड़े। कपड़े। खनिज से कपड़े कैसे बनाएंगे बेटा? वो तो खेती से बन सकते हैं, कपास उगाकर। खनिज यानी मिनरल। मिनरल से क्या बनाया होगा? मैम पक्के मकान। पक्के मकान। पक्के मकान उसने कैसे बनाए होंगे? लोहा लगाया होगा, है ना? मतलब ये हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्या वह खेती करता था तो खेती के लिए उसने कुछ औजार बनाए होंगे? यस मैम। खेती के लिए औजार बनाए होंगे, जैसे कुदाल बनाई होगी, जैसे कुल्हाड़ी बनाई होगी, जैसे फावड़ा बनाया होगा, दराती बनाई होगी जिससे वह घास काटे, पेड़ को काटे। हल बनाया होगा। हल बनाया होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि जानवर उसके पास पहले से थे और वो बैलगाड़ी में सफर कर रहा था, तो ऐसे में हल भी बनाया होगा। और लड़कियां बताएंगी उसने मिनरल से और क्या बनाया होगा? क्या पसंद है आपको स्त्रियों? मैम ज्वेलरी। ज्वेलरी, बहुत सुंदर। उसने तरह तरह के ज्वेलरी यानी आभूषण बनाए होंगे। तो ये जो समय था जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, यह वह समय था जब खनिज की खोज हो चुकी थी। मनुष्य एक सामाजिक जीवन बिताने के लिए तैयार था और ऐसे में पनपी यह सभ्यता। मैंने पहली चीज क्या बताई थी इस सभ्यता के बारे में? ये सभ्यता संसार की, बताइए, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अब मैं दूसरी चीज बताने जा रही हूँ जो इसी से जुड़ी हुई है। यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, संसार की पहली नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता यानी ऐसी सभ्यता जहां गांव कम थे, शहर थे। और शहर ऐसे, अभी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी, जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो
ये पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी यहाँ लोग गांव में नहीं, कहाँ रहते थे? शहरों में। शहरों में रहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में और आगे क्या कहा गया है। यहाँ तक हमें समझ लिया है हमने, तो अब हम ये समझते हैं कि लेखक ने पाठ का नाम अतीत में दबे पांव क्यों रखा होगा। कोई बच्चा बता सकता है? अतीत का मतलब जानते हैं आप? मैम अतीत का Past. मतलब Past. जो बीत गया। जो बीत गया। तो अतीत में दबे पांव ऐसा क्यों कहा होगा? मैम लेखक चाहते थे कि वो अतीत को ज्यादा हाँ? मतलब वो मतलब अतीत के बारे में बताएं जो पांव दबे हुए हैं। मैम अतीत में आज कोई जो सभ्यता है उस सभ्यता के पांव अतीत में कहीं दबे हुए हैं। बहुत ये सुंदर। अतीत से और जहाँ मैम से शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मोहनजोदाड़ो मैम मतलब वो है ना मैम, दबी हुई भी है। दबी हुई भी है। मैम हड़प्पा मोहनजोदड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हम और मम्मी मैम अरे हाँ और बोलिए। मैम वो के बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, अभी पूरी केवल जानकारी। यूं कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। बिल्कुल अभिनव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चों एक शब्द हम ठीक करेंगे यहाँ। मैम अजय ने बोला था अभी। अच्छा अजय ने बोला था, बहुत अच्छे। मुझे लगा अभिनव की आवाज़ है। बच्चों एक शब्द हम ठीक करेंगे। जब मैंने ये पाठ पढ़ाना शुरू किया, मैंने भी इसके बारे में चर्चा की, कई लोगों से पूछा, तो मैंने भी बचपन से मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो पढ़ा था। लेकिन जब इस पाठ में हम पढ़ते हैं तो लेखक उसे मोहनजोदड़ो कहता है। मो अ न, जैसे मोइन का नाम है ना। मोइन तुम सुन रहे हो? मोइन तुम सुन रहे हो? मोइन लगता है घूमने निकल गए। मोहम्मद मोइन, तो मोहम्मद मोइन के जैसे नाम है। हाँ, तो मोहम्मद मोइन यहाँ जो जिस नगर की बात हम करेंगे आगे, उनमें से एक नगर है जो आपके नाम से मिलता जुलता है। मैं बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे उसको दोहरा लीजिए। मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। मोहन नहीं समझ आ रहा बेटा, मोहनजोदड़ो। अच्छा मुअन की आवाज नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ हम इस शब्द को ठीक करेंगे। बाकी आपने सारी चीजें बिल्कुल ठीक बताई। मैं जो आपने बताया उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा सारी बातों को इकट्ठा करके बताए, और आज मैं सोचती हूँ इरम से सुना जाए। इरम बोलो। अभी तक अतीत में दबे पांव पाठ का नाम लेखक ने ऐसा क्यों रखा है, उसके बारे में बच्चों ने कुछ कुछ कहा है। आप सब चीजों को इकट्ठी करके बताइए। इरम मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। दीपेश गंगवार आप बताइए। मैम लेखक अपने अतीत का महत्व अभी के लोगों को बताना चाहते हैं, और इससे वे ये बताना चाहते हैं कि हम पहले भी इतनी आशा और आराम की जिंदगी जी रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कुछ कहा किसी बच्चे ने, या आपने सारी बात बोल दी है? कुछ रह तो नहीं गया? बताइए, कुछ रह तो नहीं गया? या कुछ आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? हम लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि हम प्रकृति से जुड़ के भी कितना अच्छा रहते थे पहले। कितना अच्छा रहते थे, बहुत अच्छे। आयुषी कुछ जोड़ना चाहोगी आप? और इस पाठ में लेखक ने नाम क्यों रखा अतीत में दबे पांव? मैम क्योंकि अभी भी ऐतिहासिक चीजों के अवशेष दबे हुए हैं धरती में। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर और मैम बहुत सारी जानकारी भी नहीं है अभी हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। बहुत अच्छी। तो कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि लेखक ने अतीत में दबे पांव पाठ का नाम अतीत में दबे पांव इसलिए रखा क्योंकि नंबर 1
जो आपने अभी बताया, मैं उसी को दोहराने की कोशिश कर रही हूँ। नंबर 1, अतीत में अभी भी बहुत कुछ दबा है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। ये पता इसलिए भी नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी तक हम इस सभ्यता के दौरान इस सभ्यता के दौरान लोगों के द्वारा लिखी जाने वाली लिपि को, स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी भी उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। तो जब तक स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा नहीं जाएगा तब तक उनके बारे में केवल चीज़ें मिली हैं, लिखी हुई कोई चीज़ हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक। 1920 में पहली बार ये खुदाई शुरू हुई थी। मैंने अभी ट्रेन की बात की थी आपसे कि ट्रेन भारत में कब शुरू हुई थी। तो मुंबई से थाना ये ट्रेन 1854 या 1855 में पहली बार आरंभ की गई थी। तब से अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में ट्रेन और रेलवे लाइन का जाल बिछा दिया था। 1920 के आसपास ये ट्रेन की लाइन, ये रेलवे लाइन जब पाकिस्तान के उस हिस्से में डाली जा रही थी जहाँ पर सिंधु नदी बहती है, वहाँ पर ये कुछ अवशेष प्राप्त हुए, ऐसे अवशेष जो एक दबी हुई सभ्यता की ओर इशारा करते थे। तो क्योंकि दबी हुई सभ्यता, अभी आप में से एक बच्चे ने ये भी कहा, कई बच्चों ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो दबी हुई हैं वो हमारे आज के जीवन का आधार हैं। हम इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अरविंद दीक्षित सर आपके पास आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी, वे इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल पर यानी अतीत पर टिका होता है। हम अतीत से बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो ये अतीत जो कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों का अतीत था, जो आज से लगभग 5,500 साल पहले भारत के ही इस भूभाग में रहते थे, उनके पांव दब गए हैं। अब उनके पांवों को निकालना है, यानी उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, उनसे बहुत कुछ सीखना है। अभी मैं आपसे चर्चा करूंगी तो मैंने कहा था पहले भी, आप हैरान हो जाएंगे। तो लेखक ने इसलिए इस पाठ का नाम क्या रखा है? अतीत में क्या रखा है पाठ का नाम? अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव। अब मैं ये चाहती हूँ कि दिवेश जरा आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको आप पढ़िए बेटा। वहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, समागर, अन्न भंडार, विशाल स्नानघर, गार, कुएं, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि के अतिरिक्त मकानों की सुव्यवस्था देखकर लेखक महसूस करता है कि जैसे अब भी वे लोग वहाँ हैं, उसे सड़क पर जाती हूँ। बस इतना ही, अभी हम रुकते हैं। जब लेखक चर्चा करता है पाठ में, पाठ का नाम उसने रखा अतीत में दबे पांव, और जब वह चर्चा करता है तो वह उस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनकी जो सभ्यता थी, अभी मैं आपसे ये भी पूछने वाली हूँ कि सभ्यता किसे कहते हैं, उत्तर तैयार रखिएगा। तो वहाँ की जो सभ्यता थी, वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ उनके जो नगर थे, उनकी सड़कें कैसी थीं, नालियाँ कैसी थीं, स्तूप का मतलब होता है एक गोलाकार छत वाला बहुत बड़ा विशालकाय कोई भवन हो। ऐसा स्तूप सांची में भी है जो महाराज अशोक ने बनवाया था। तो स्तूप यानी बहुत बड़ा एक ऐसा भवन जिसका बाहर का आकार गोल हो। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी। सभागार का मतलब होता है जहाँ पर बड़ी सभाएं की जा सके, ऐसा बैठने का कोई स्थान। अन्न भंडार, जहाँ भोजन रखा जाता है। विशाल स्नानागार यानी बाथरूम, वॉशरूम, बड़े बड़े कुएं, कुंड यानी पानी रखने के लिए, बहुत बड़ा जलाशय बनाने के लिए बहुत बड़ा एक क्षेत्र। अनुष्ठान गृह, जहाँ पर पूजा पाठ या धार्मिक कार्य किए जाते हों। इनके साथ साथ
मकान भी वहाँ के कैसे थे ये भी लेखक बताएगा। और जब लेखक बताएगा तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वे लोग अभी भी वहीं पर रहते हैं, अभी भी हम उनसे मिल रहे हैं। गौरी आगे पढ़िए बेटा। ये रुंझुन शब्द आया तो मुझे गौरी की याद आई। गौरी पढ़िए बेटा। उसे सड़क पर गौरी को मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। पारस आप पढ़िए। पारस तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पारस, चलिए कोई बात नहीं। अब हम सुनेंगे किससे? अब हम सुनेंगे अंजलि से। अंजलि पढ़िए बेटा। अंजलि, क्या बात है, सभी का नेटवर्क डाउन है क्या? मैम आ रही है आवाज। तो फिर बोल नहीं रहे? अंजलि क्लास में नहीं है। अच्छा ओके, तो अब हम आते हैं जुनैद रजा के पास। जुनैद रजा पढ़िए। प्राप्ति आप पढ़िए बेटा। यस मैम। पढ़िए। उससे सड़क पर पढ़िए बेटा। थोड़ा जल्दी करना चाहिए। उसे सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ी के रुंझुन की ध्वनि सुनाई देती है। किसी खंडर में प्रवेश करते हुए उसे अतीत के निवासियों की उपस्थिति महसूस होती है। बस इतना ही। रसोई घर बस इतना ही। हम इस वाक्य को लेते हैं। उसे सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ी की रुंझुन। रुंझुन क्यों सुनाई देती होगी? बैलगाड़ी से रुंझुन की आवाज क्यों आती होगी? बिल्कुल बैलों के गले में घंटी बंधी होती है। अच्छा, एक शब्द यहाँ आया है खंडहर, इसका क्या अर्थ होता है? मैम पुराने टूटे छोड़े हुए मकान। बिल्कुल पुरानी हवेली जहाँ कोई रहता ना हो। हाँ, केवल हवेली तक सीमित। पुराने भवन के अवशेष। बिल्कुल, भवन कह सकते हैं। हवेली कहना या घर कहना उसको सीमित करना होगा। तो कोई ऐसा भवन जो टूट गया, उसके अवशेष यानी बची खुची जो दीवारें दिख रही हैं वगैरह वगैरह, कहीं पर कुछ टूटा है, कहीं पर कुछ ठीक है, उसको कहते हैं खंडहर। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम चाहेंगे कि गौरी ने मेरी आवाज नहीं सुनी थी तब। विधि आप? यस मैम, अब आ रही है। अब आ रही है? अच्छा ठीक है, तो गौरी आगे पढ़िए बेटा। देखो भोजन की बात है, भूख नहीं लगनी चाहिए, पढ़ना है हमें अभी। रसोई घर। रसोई घर की खिड़की से झांकने पर उसे वहां पक रहे भोजन की गंध भी आती है। मेरे ख्याल से इनका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं है। हम सुनेंगे सुहानी से। सुहानी 12C, आगे पढ़िए। हिफ्सा मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप पढ़िए बेटा आगे। यस मैम। सुनिए, पढ़िए। यदि इन लोगों की सभ्यता नष्ट न हुई होती तो उनके पांव प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे होते और आज भारतीय उपमहाद्वीप महाशक्ति बन चुका होता। मगर दुर्भाग्य से ये प्रगति की ओर बढ़ रहे पांव अतीत में ही दबकर रह गए। इसलिए अतीत में दबे पांव शीर्षक पूर्णतः सार्थक और सटीक है। सटीक है, बहुत अच्छे। आज हम अपने पढ़ाई को यहाँ इसलिए रोकेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हो गई हैं और अभी हमें आगे इन्हीं को समझना है। ठीक है बेटा? तो हम आते हैं वापस अपनी क्लास में और हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा है। चलिए,
सबसे पहली चीज ये बताइए मुझे, जैसा मैं प्रश्न पहले ही पूछ चुकी हूँ, कि सभ्यता शब्द से आप क्या समझते हैं? काफी देर से मैं सभ्यता सभ्यता बोल रही हूँ, क्या आपको पता है सभ्यता किसे कहते हैं? पुरानी संस्कृति, पुरानी संस्कृति, परंपरा, कल्चर, संस्कृति, कल्चर, परंपरा, दर्शिका, पुराने संस्कार, संस्कार, हाँ, और आचार विचार, आचार विचार, आचार विचार, बिल्कुल सही। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए, बिल्कुल सही जा रहे हो। खाना, हाँ, खाना, और क्या? बिना भोजन, इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? बिना भोजन के तो कुछ होता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि भूखे भजन ना होए, तो भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो इसलिए भोजन तो सबसे जरूरी है। हाँ, और बोलिए, प्रियांशु कुछ बोल नहीं रहा। हाँ, बोलो शिवम, बोलो। हाँ जी, तहजीब, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंकज, शाबाश। मैम, हाँ, बोलो। रहन सहन, रहन सहन, और बोलिए। जीवन शैली, जीवन शैली, ये लिखते जाइएगा, मैं किसी एक बच्चे से सारी चीजें। त्योहार मनाने का तरीका, क्या बनाने का? मैम त्योहार, त्योहार मनाने का तरीका, बिल्कुल सही। हाँ, और बोलिए। मैम वहाँ की अच्छाइयाँ मैम सभ्यता मैम कहलाती है। अच्छाइयाँ, कपड़े व्यापार, कपड़े व्यापार, हाँ, और भी व्यापार बोला तो और आगे बढ़िए, शाबाश। मैम जीवन जीने के लिए जो भी हम भारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते जो हैं भी मैम, हम इस्तेमाल करते हैं और उनको, मैम सभ्यता। वो सभ्यता, ठीक है। तो अब क्योंकि दीपेश ने अभी अभी बात खत्म की है, इसलिए मैं ये चाहूंगी कि शुभांशी आप बताएं, सबने मिलकर क्या बताया है सभ्यता किसे कहते हैं? और अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैम सभ्यता एक तरीके से लोगों के रहन सहन है, रोजाना का रहन सहन, हाँ, ठीक है। जो लोग जीवन व्यतीत करते हैं रोज का, जो उनका तौर तरीका है, तौर तरीका है, बिल्कुल सही। उसमें त्योहार वगैरह सब आता है। ठीक है। तो क्या हम ये माने कि सभ्यता शब्द का अर्थ जीवन को जीने का ढंग है, जीवन को जीने की परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, क्या ये सारी चीजें सभ्यता में आती हैं? यस मैम। तो चलिए एक एक करके बोलिए। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, भाषा, आगे बढ़िए आप। भाषा नंबर 1 मैंने बोल दिया, अब बोलिए और क्या चीजें आएंगी इसमें, एक एक करके। मैम जीने के दायरे, नहीं, जीने के दायरे नहीं, आप बिल्कुल पिन पॉइंट होकर, स्पेसिफिक होकर बोले। जैसे मैंने बोला भाषा, अगला बोलिए। खान पान, मैम जीवन शैली, नहीं, जीवन शैली नहीं आएगा। खान पान, आगे बढ़िए। संस्कृत रहन सहन। त्योहार, तीज त्योहार, रहन सहन, हाँ, कपड़े, रहन सहन के तो ये सब तरीके हैं ना। तो कपड़े हो गया, तीज त्योहार हो गया, और बोलिए। मैम कपड़े, कपड़े हो गया, और बोलिए। मैम खेती किसानी, खेती किसानी यानी व्यापार, जो भी हम व्यवसाय, जो भी हम जीवन को जीने के लिए, जीवन को अपने चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए जो भी हम करते हैं, चाहे हम खेती करें, चाहे हम व्यापार करें, वगैरह वगैरह, ठीक है। और बोलिए। चित्रकला। चित्रकला, बहुत सुंदर। चित्रकला किसने बोला? मैं सुन नहीं पाई। दीपेंद्र, अरे वेरी गुड बेटा। चित्रकला, केवल चित्रकला नहीं, सब प्रकार की कलाएं। अब देखिए, कलाओं में क्या, गाना भी एक कला है, चित्र बनाना भी एक कला है, मोतियों से आभूषण बनाना भी एक कला है, चित्र, हाँ जी, डांस, जोर से बोलिए। डांस, डांस, मैम डांस, हाँ, डांस, नृत्य करना भी एक कला है, गाना गाना भी एक कला है, वाद्य यंत्र बजाना भी एक कला है, और किसी भी प्रकार से हम जो चीजें करते हैं जिनसे हमारी रचनात्मकता प्रस्तुत होती है, वो सारी कलाएं होती हैं। तो संस्कृति में, सभ्यता में, अभी संस्कृति और सभ्यता का अंतर भी बताने वाली हूँ मैं। ये दोनों शब्द हमेशा साथ में आते हैं, और लोग ऐसा सोचते हैं, आप भी सोचते हैं क्या, कि सभ्यता ही संस्कृति है, संस्कृति ही सभ्यता है? ऐसा सोचते हैं क्या? नो मैम। नो मैम। तो अब आप नो मैम कह के फंस गए हैं, क्योंकि अब आपको बताना पड़ेगा कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, लेकिन वो बाद में। पहले हमारे पास
थोड़ा है समय, ज़्यादा समय नहीं है, मैं सभ्यता स्पष्ट कर दूं। हम अपने जीवन को जीने के लिए जिन चीज़ों को रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, आदि आदि, अपने जीवन को चलाने के लिए व्यवसाय करते हैं, वो सारी चीज़ें सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। और इसके साथ हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, ये भी सभ्यता में आती है। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि भारतीय शांति प्रिय होते हैं, आमतौर पर ऐसे ही कहा जाता है, भारतीय शांति प्रिय होते हैं। तो शांति प्रिय होना ये हमारी सोच है, हमारा स्वभाव उग्र नहीं है। तो ये जो सोच है हमारी, ये भी सभ्यता के अंतर्गत आती है। अब मुझे बताइए, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? मैम, संस्कृति में हमारे रीति रिवाज परंपराएं आती हैं और सभ्यता के अंदर हमारे रहन सहन, रोजाना का जो रूटीन है, ये सब आता है, खान पान, वेशभूषा। चलिए, अब मैं दोनों शब्द, मैम, जी बोलिए, अभिनव बोलिए। मैम, सभ्यता का मतलब मैम अपने दायरों में रहना, और मैम संस्कृति का अपना रहन सहन और रीति रिवाज को फॉलो करना। पहला वाला तो ठीक नहीं था, लेकिन दूसरा ठीक है। हाँ आरती बोलिए। मैम सभ्यता हमारी शरीर के बाहरी हिस्से से होती है और संस्कृति हमारे अंदरी हिस्से से होती है, मतलब आत्मिक अंदरूनी हमारी जो भावनाएं हैं। ठीक, पंकज कुछ कह रहे थे भी? मैम, हाँ बोलिए। मैम, संस्कृति यानी कि कुछ लोगों द्वारा जो मिलकर एक कार्य किया जाए, वो संस्कृति होती है, लेकिन सभ्यता लोगों के जीने का रहन सहन होता है। बहुत सुंदर पंकज, आपने जो मैं कहना चाहती थी मुझसे पहले कह दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपको बच्चे। संस्कृति शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है। समकृति, मिलकर कोई काम करना, कृति यानी बनाना, करना, समकृति मिलकर कोई काम करना। काम करना व्यवसाय भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, कला भी हो सकती है, गायन भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है, खेती भी हो सकती है, व्यापार भी हो सकता है। ये सारा कृति यानी करना। सभ्यता के अंतर्गत संस्कृति आती है। सभ्यता ज्यादा विस्तार लिए हुए है। सभ्यता एक बड़ा शब्द है जिसमें हमारी सोच, हमारे रीति रिवाज, हम क्यों ऐसा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं, हम जल की पूजा क्यों करते हैं, ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारे रीति रिवाज हैं, जिनको हम मिलकर करते हैं, जब करने की बात आती है तो वो संस्कृति हो जाती है। जो हम सोचते हैं कि दीपावली आने वाली है, हमें ऐसा ऐसा करना है, वो जो सोच है हमारी दीपावली को लेकर, ईद को लेकर या किसी भी त्योहार को लेकर, वो जो सोच हमारे दिमाग में रहती है, जो विचार हमारे दिमाग में रहते हैं, वो और जो हम करते हैं, मिलकर सभ्यता बनती है। सभ्यता का एक छोटा अंग है संस्कृति। तो आज की कक्षा में हमने 2 चीजें सीखी हैं मुख्य तौर पर, बल्कि 3 कहूंगी। पहला, हमने सीखा कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। दूसरा, हमने सीखा यह संसार की पहली नागरिक सभ्यता थी। तीसरा, हमने सीखा इस पाठ का नाम अतीत में दबे पांव क्यों रखा गया। और चौथा, जो साथ साथ जुड़कर चला आया, वो हमने सीखा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। मेरे ख्याल से समय पूरा हो चुका है बच्चों। आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चे जुड़े, अभी काफ़ी बच्चे लीव कर रहे हैं, शायद अगली क्लास की तैयारी होगी उनकी। तो बच्चों आप भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।